स्कूल की यूनिफॉर्म पहने वो 17 साल की मासूम लड़की उस वक्त शहर के सबसे बड़े वकील के सामने खड़ी थी, जिसकी फीस करोड़ों में थी। प्लीज़ मेरा केस लड़ लो और इसके बदले ये अंगूठी रख लो। उसने जल्दी से एक अंगूठी उसके सामने मेज़ पर रख दी, जो कि उसकी माँ की थी। जयराज मिश्रा मुस्कुरा दिया। ये तो एक मामूली सी अंगूठी है और मेरी फीस तो 1 करोड़ है। क्या तुम इतने पैसे दे सकती हो? राशि मायूस हो गई। तुम पर एक एहसान करता हूँ। मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझसे 1 महीने तक। राशि चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। स्कूल से छुट्टी का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा को इस बात के बारे में खबर हो जाए कि तुम स्कूल में होने की बजाय इस वक्त जयराज मिश्रा के घर पर मौजूद हो। जयराज ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नज़र डालते हुए राशि को बोला, तो उसके चेहरे की जलती हुई जोत अचानक ही बुझ गई। जयराज मिश्रा एक फ़ाइल लेने की गरज से अपने कमरे में दाखिल हुआ तो राशि भी उसके पीछे ही चली आई। वो अपनी अलमारी से फ़ाइल लेकर पलटा ही था कि अपने पीछे राशि को खड़ा हुआ देखा और सवालिया अंदाज में भौं उठाई, मगर मुंह से कुछ न बोला। जिस पर उंगलियां मरोड़ते हुए राशि ने जो बात कही थी वो जयराज मिश्रा को हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। उसने फाइल को बेड की साइड टेबल पर रखा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। एक बार फिर से कहो जो तुमने अभी अभी कहा। वो मैं बस यही कह रही थी कि मैं घर वापस जाना नहीं चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। क्या मुझे आप अपने घर में रख सकते हैं? राशि ने एक बार फिर से उंगलियां मरोड़ते हुए जयराज मिश्रा के सामने अपनी बात को दोहराया। तुम यहाँ पर किस हैसियत से रहोगी? मेरे सामने बस इस बात की वजह जाहिर कर दो, फिर तुम यहाँ पर रह सकती हो। जयराज मिश्रा ने दिलचस्पी से उसके चेहरे की ओर देखते हुए ये सवाल किया था। मैं आपकी बीवी हूँ और इसी हैसियत से आपके घर में रहूंगी। पापा भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगले महीने मैं पूरे 18 की हो जाऊंगी। उसके बाद मैं बालिग हो जाऊंगी और पापा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। प्लीज़ मुझे यहीं पर रहने दीजिए। आपकी नंदिनी आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनके साथ मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है। राशि ने अपनी तरफ से एक मुतमईन कर देने वाला जवाब जयराज मिश्रा को सुनाया था, मगर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकती हो, मगर तुम्हें नंदिनी आंटी के साथ साथ नंदिनी आंटी के बेटे के साथ भी रहना पड़ेगा। जयराज ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा। जी, वो तो मुझे पता है। आप भी तो अपने घर में ही रहेंगे ना, तो मैं आपके साथ भी रहने के लिए तैयार हूँ, राशि ने लापरवाही से कहा। अपनी तरफ से राशि ने बड़े ही पते की बात की थी। अंदाज ऐसा था जैसे जयराज की अकल पर वो अफसोस कर रही हो, और उसका ये मासूम सा अंदाज देखकर जयराज मिश्रा खिलखिलाकर हंस दिया था। वो शख्स जिसे मुस्कुराते हुए भी सिर्फ चंद लोगों ने देखा था, आज खिलखिलाकर हंस रहा था। बड़ी हैरत भरी बात थी। जयराज मिश्रा की मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। राशि एक टक उसकी तरफ देखे जा रही थी। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और राशि को दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए उसकी ठुंडी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। सोच लो, तुम्हें सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि तुम्हें एक कमरे में मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं दिन में काम पर जाऊंगा, तुम नंदिनी आंटी के साथ जितना मर्जी वक्त गुजार लेना, लेकिन जब शाम को वापस आऊँगा तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। पूरी रात तुम मेरे साथ बेड पर सोगी और पत्नी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो तो पत्नी के जो भी फ़र्ज हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। जानती हो ना पत्नी के क्या क्या फ़र्ज होते हैं अपने पति के प्रति? पति थका हारा जब घर वापस आता है तो पत्नी का फ़र्ज होता है अपने पति को खुश करे। खुश करने का मतलब समझती हो ना? बोलो, कर सकोगी अपने पति को रात में खुश? अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। जयराज उस नाजुक सी खूबसूरत सी लड़की को सर से पांव तक देखता है। वो सिर्फ इसलिए इस घर में रहना चाहती थी क्योंकि नंदिनी आंटी से उसका लगाव बहुत गहरा हो चुका था, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि नंदिनी आंटी के साथ साथ उसे हट्टे कट्टे जयराज मिश्रा के साथ भी रहना पड़ेगा। उसे भी झेलना पड़ेगा जो कि रिश्ते में उसका पति था, और ये रिश्ता भी ऐसे हालातों में जुड़ा था कि राशि इस रिश्ते के लिए अभी तक स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। जयराज की बात सुनकर राशि की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने जल्दी से पीछे होते हुए जयराज का हाथ अपने चेहरे से हटाया और कहने लगी, अच्छा चलें, मुझे स्कूल के बाहर छोड़ दें, देर हो रही है। अगर लेट हो गई तो पापा को पता चल जाएगा। वो बुरी तरह से घबराई हुई सी लग रही थी, और उसे यूँ बौखलाते देखकर जयराज मिश्रा का उसे वापस भेजने का मकसद पूरा हो चुका था। उसके लबों पर एक हल्की हल्की सी मुस्कान आई थी और वो राशि से दूर हट गया था। वो नहीं चाहता था कि राशि उसकी नज़रों के सामने ज़्यादा देर तक रहे।
एक जायज रिश्ता था उसका राशि के साथ और वो इस रिश्ते की नाजुकता को समझता था, भले राशि नहीं समझती थी। अगर जज्बात में भरकर उसके हाथों कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो वो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाता। और राशि की कमसिन जवानी ऐसी थी कि वो खुद को संभालने में परेशान हो जाता था। उसके जज्बात बेकाबू होकर शोर मचाने लगते थे और इसीलिए वो चाहता था कि राशि अपने घर वापस चली जाए। मगर अब जयराज मिश्रा का दिल और ही दिशा में धड़कने लगा था। अब उसका दिल कर रहा था कि वाकई में राशि अब इसी घर में रह जाए और वो उसकी बाहों में सोए। वो अपने पूरे दिन की थकान उसे अपने सीने में समेटकर उसकी खुशबुओं को अपने अंदर उतारते हुए दूर कर दे। उसका मासूम सा चेहरा उसे अपनी तरफ बुरी तरह अट्रैक्ट कर रहा था। दिल पर कड़े पहरे बिठाते हुए वो पलटा और फिर कमरे का दरवाज़ा पार कर गया। अगर वो यहाँ पर कुछ देर और रहा तो राशि के मासूम से चेहरे में खोते हुए कोई ऐसी हरकत कर बैठता कि राशि बुरी तरह डर जाती और वो उसे खौफजदा करना नहीं चाहता था। जयराज मिश्रा कमरे से बाहर निकल गया तो राशि ने अपने तेज तेज धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा था। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। चेहरा अलग गर्म हो रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा थपथपाया और जल्दी से जयराज के पीछे भाग गई। हर तरफ अजीब सी गहमा गहमी थी, लोगों का रश लगा हुआ था। भीड़ इतनी थी कि वो मुश्किल से चंद कदम ही चल पाती थी कि उसका सांस फूल जाता था। गर्मी और पसीने से उसका वजूद सराबोर हो रहा था। सर पर बंधी हुई पोनी ढीली हो गई थी और उसमें से बहुत सारे बाल निकलकर उसके चेहरे और गर्दन पर चिपक गए थे। वो पहली बार इस तरह किसी अनजान जगह पर अकेली आई थी और अब बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। खूबसूरत चेहरे के नक्शों में डर की वजह से जर्दी सी घुल रही थी। उसका रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया और पापा को बता दिया तो पापा तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। मुझे किसी की नज़र में आए बिना जल्दी जल्दी ये काम करके वापस स्कूल पहुँचना होगा। राशि बड़बड़ाने के अंदाज में लोगों की भीड़ में धक्के खाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और आखिर वो अदालत के एक तरफ बने हुए एक कमरे के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि अपना केस लड़ने के लिए किसी बेहतरीन वकील को हायर करे जो हर सूरत में उसका केस जीत सके। इस लॉ फर्म के वकीलों का एक रिकॉर्ड रहा था जो आज तक कोई भी केस नहीं हारे थे। वो चाहती थी यहाँ से भी उसे सबसे बेहतरीन वकील मिल जाए। भगवान का नाम लेते हुए वो लॉ फर्म के अंदर दाखिल हो गई थी। चौकीदार ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो उंगलियां चटकाते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और फिर रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से पूछा कि इस लॉ फर्म का जो बेस्ट वकील है मुझे उससे मिलना है। लड़की ने सर से पांव तक उसका गौर से जायजा लिया और फिर एक वकील का कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। सुनहरी और काले रंग के कार्ड को मुट्ठी में दबाए वो धीरे से आगे बढ़ गई। उसने वकीलों के केबिन के बाहर खड़े होकर लॉ फर्म के उस कार्ड पर लिखा हुआ नाम पढ़ा था, जयराज मिश्रा। धीरे से पढ़ते हुए वो केबिन्स के बाहर लगी हुई छोटी छोटी उन नामों की प्लेट्स को देखती जा रही थी और फिर एक केबिन के सामने उसके कदम थम गए। सामने ही सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ था, एडवोकेट जयराज मिश्रा, नजर आ रहा था साफ साफ। वो शीशे के दरवाजे पर दस्तक देती हुई केबिन के अंदर दाखिल हो जाती है। जयराज मिश्रा जो फाइलों में बुरी तरह उलझा हुआ था, उसने चौंक सर उठाया और अपने सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा जो मुश्किल से 17 या 18 साल की थी। स्कूल यूनिफॉर्म में थी। चेहरे पर पसीने के मारे बाल चिपके हुए थे जिन्हें बार बार वो रुमाल से साफ कर रही थी। धूप में चलकर आने की वजह से उसका चेहरा लाल हो रहा था। आंखें भी हल्की गुलाबी हो रही थीं। नाजुक सा वजूद हल्के हल्के काँप रहा था। स्कूल बैग को अपने सीने में ऐसे दबोचा था जैसे किसी सहारे को ढूंढ रही हो। जयराज मिश्रा को अपने केबिन में इस छोटी सी लड़की को देखकर बेहद गुस्सा आया था। क्या वो ऐसे कामों के लिए फ्री था कि छोटे छोटे बच्चों को डील करता? वो गुस्से में अभी उसे अपने केबिन से बाहर निकालने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए वो रुक गया था। लड़की के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उलझन और डर के भाव थे। पता नहीं क्यों उसे उस लड़की की हालत पर तरस आ गया और ख़ुद को कंट्रोल करते हुए बोला, जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जयराज मिश्रा ने बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा था। उसका शुरू से यही उसूल रहा था कि वो अपने किसी भी क्लाइंट से सख्ती से बात नहीं करता था, भले वो क्लाइंट झूठा हो या सच्चा, अमीर हो या गरीब। वो बहुत नरमी और ठहरे हुए लहजे में अपने क्लाइंट से बात करता था और अगर उसे सही लगता तो उसका केस हैंडल कर लेता,
वरना नरमी से माफ़ी मांग लेता। लोग उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि सब लोग ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये केस जयराज मिश्रा के हाथों में चला गया है तो इस केस के 100% जीतने के चांस हैं। हालांकि जयराज मिश्रा अपने जानने वालों में बहुत ज़्यादा अक्खड़ मिजाज और मगरूर मशहूर था। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता था। वो देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक था, जिसकी फीस करोड़ों में थी। सामने खड़ी छोटी सी लड़की किसी भी बात से परिचित नहीं थी। वो तो बस इस शहर के बेस्ट वकील से अपना केस लड़वाना चाहती थी, ताकि जीत हर सूरत में उसका मुकद्दर बने। वो मैं एक केस के सिलसिले में आपके पास आई हूँ, क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? राशि ने उंगलियां मरोड़ते हुए धीरे से कहा था, जिस पर जयराज मिश्रा ने एक भौं उठाकर उसकी ओर सवालिया अंदाज में देखा था। ये छोटी सी लड़की किस पर केस करना चाहती थी? क्या तुम जानती हो कि मेरा शुमार मुल्क के नामवर वकीलों में होता है और मेरी फीस कितनी है? जयराज मिश्रा के सवाल पर राशि ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानती आपकी फ़ीस कितनी है, मगर आप चिंता न करें, मैं आपकी सारी फ़ीस दे दूंगी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें एकदम ही खुशी के एहसास से चमकने लगी थीं। जैसे सामने बैठे आदमी ने उससे केस के बारे में बात कर ली तो उसे लगा कि वकील करना कितना आसान काम है। केस हाथ में लेने से पहले मैं कुछ एडवांस भी लेता हूँ, तो क्या तुम मुझे एडवांस दे सकोगी? न जाने क्यों जयराज को उस छोटी सी लड़की में अचानक दिलचस्पी सी महसूस होने लगी थी। कुर्सी की बैक से टेक लगाते हुए वो बड़ी ही गहरी नज़रों से उस लड़की को सर से पांव तक गौर से देखने लगा, जबकि राशि उसकी नज़रों से बेखबर अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। अपना बैग साइड में रखते हुए उसने अपनी उंगली में पड़ी हुई एक सोने की अंगूठी निकाली थी। अंगूठी काफ़ी पुरानी डिजाइन की थी, लेकिन कम से कम 1 तोले की जरूर थी। उसने वो अंगूठी सामने टेबल पर जयराज मिश्रा के सामने रख दी। आप ही अंगूठी रख लें और मेरा केस लड़िए, बाकी पेमेंट भी मैं आपको कर दूंगी। अंगूठी उतार कर देते हुए राशि का दिल टुकड़ों में बट गया था। उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव उभरने लगे थे। ये अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इस अंगूठी के अलावा उसके पास अपनी माँ की तस्वीर भी नहीं थी। जब भी मन उदास होता, अकेलेपन का एहसास होता, उसे अपनी माँ की याद आती तो वो इस अंगूठी से बातें कर लिया करती थी और उसे ऐसा लगता कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी हैं। लेकिन आज अंगूठी भी उससे दूर जा रही थी। मेरी एडवांस फीस कम से कम 50 लाख से शुरू होती है और ये मामूली सी अंगूठी तो 1 लाख की भी नहीं है। कहते हुए वकील जयराज मिश्रा ने अंगूठी की तरफ देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए थे। वो जो इनकार करके उस लड़की को अपने केबिन से जाने का कहने वाला था, एकदम से चौंक उठा था। कांपती उंगलियों से उसने वो अंगूठी धीरे से उठाई थी और जैसे कुछ याद करने लगा। अंगूठी को मुट्ठी में दबाते हुए उसने अपने दिल की धड़कनों को संभाला था और धीरे से बोला, मुझे बताओ, तुम्हें किस पर केस करना है और कौन सी परेशानी तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है? ये अंगूठी जो तुम मुझे फीस के बदले देना चाहती हो, ये किसकी है? तुम्हें कहाँ से मिली? जयराज मिश्रा के सवाल पर राशि उसे विस्तार से सारी बात बताने लगी। जैसे जैसे राशि अपने केस के बारे में जयराज मिश्रा को बताती जा रही थी, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही बदलता जा रहा था। वो बिल्कुल ही शौक के आलम में था। अपनी पूरी जिंदगी जिसे तलाशते हुए उसने गुजार दी थी, वो एक दिन इस तरह से पूरी हो जाएगी उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। उसने राशि का केस लड़ने के लिए हामी भर ली और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ लूँगा, लेकिन मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। अपना केस मुझसे लड़वाने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और उसे जीतूंगा भी। जयराज मिश्रा की बात पर राशि दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और कहने लगी, जी मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। माँ की अंगूठी भी बच जाती और वो केस भी लड़ लेती। इससे बड़ी बात राशि के लिए और क्या हो सकती थी कि एक ऐसा वकील जो करोड़ों में फीस लेता था, वो उसका केस सिर्फ एक काम करवाने के बदले लड़ने पर तैयार हो गया था। राशि ने जल्दी से इकरार में सर हिलाया था, जिस पर जयराज मिश्रा गहरा सा मुस्कुरा दिया। मैं जो काम तुमसे कहने जा रहा हूँ, ये काम आसान हरगिज़ भी नहीं है। जो शर्त मैं तुम्हारे सामने रखूँगा, सोच समझकर मुझे इस बात का जवाब देना। इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। ये बात सोचकर जयराज मिश्रा धीरे से मुस्कुरा दिया था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेचैनी आज दूर होने वाली थी। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूँ सर, बस आप मेरा केस लड़ लें और इसे जीत कर दिखाएं। नाजुक और मासूम सी राशि में न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि उसने इतनी बड़ी बात कर डाली। और फिर जयराज मिश्रा ने जो काम उसे बताया,
उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। वो हैरत से मुंह खोले बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर एकटक जयराज मिश्रा की ओर देखे जा रही थी, जो बेहद हैंडसम था, मगर उम्र में उससे कम 11-12 साल बड़ा होगा। उसे यूं खामोश देखकर जयराज के होठों से एक पल के लिए मुस्कान गायब हुई थी। तो बोलो, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। ये शादी सिर्फ नाम के लिए होगी, हमारे बीच पति पत्नी वाली कोई भी बात नहीं होगी। और राशि हैरत से मुंह खोले जयराज को सुन रही थी और फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। सौदा बुरा नहीं था। ये कौन सा मुझे सारी ज़िंदगी के लिए ये काम करना था? सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है। मुझे इस काम के लिए हामी भर लेनी चाहिए। दिल ने जज्बातीपन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए फौरन हामी भरी थी, मगर दिमाग ने इस बात को करने के लिए इनकार कर दिया और राशि को यहाँ से खिसकने के लिए कहा था। मगर राशि को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना केस दिखाई दे रहा था, जो उसे हर हाल में जीतना था। उसके हाँ कहने पर जयराज की मुस्कान गहरी हुई थी। दिल में एक सुकून सा उतर गया था। राशि ने बिना कुछ कहे जल्दी से मेज पर पड़ी हुई अंगूठी उठाई और जयराज के केबिन से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी सूरत हाल से उसका सामना हुआ था। इससे पहले तो वो घर के करीबी पार्क तक में अकेली नहीं गई थी। आज ही वो पहली बार जिंदगी में बाहर आई थी और आज ही उसे ये जालिम दुनिया ने अपना नया रूप दिखा दिया था। वो बहुत मुश्किल से स्कूल के गेट तक पहुंची थी। स्कूल की छुट्टी का वक्त हो चुका था और ड्राइवर उसे लेने के लिए बाहर मौजूद था। वो बिना कोई दूसरा शब्द कहे फौरन जाकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर राशि का दिल ये सोच सोच कर ही पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब था कि अगर पापा को पता चल गया कि वो स्कूल से कहीं और गई थी तो उसका क्या हश्र करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गई थी। मैं टाइम से वापस आ गई हूँ और ड्राइवर अंकल को भी कुछ पता नहीं चला। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी। राशि के जाने के बाद जयराज धीरे से मुस्कुराया था। तमाम काम छोड़कर उसने कुर्सी की पीठ से टेक लगाई और आंखें मूंद लीं। घनी मूंछों तले मौजूद लबों पर अभी भी मुस्कान बिखरी हुई थी। आज सुबह ही वो भगवान के चरणों में जैसे करुणा से भरकर उसने अपनी सारी प्रार्थनाएं रख दी थी और आज ही उसकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार भी हो गई थीं। भले राशि यहाँ से भाग गई थी, मगर वो जानता था वो जल्दी ही दोबारा उसके पास वापस आएगी। वो इस कदर डरी हुई थी, उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो पहली बार घर से बाहर निकली है और उस तक पहुंची है। पहली बार उसने अपना मसला किसी से बयान किया है। अब उसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी और ख़ुद वापस लौट कर आएगी। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और घर की तरफ रवाना हो गया। अब उसे कोई और काम करने का मन नहीं हो रहा था। फिर घर के लोगों को भी तो ये बात बतानी थी कि अब उसकी तलाश का अंत होने वाला है। उसने अब से 12 साल पहले जिस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई थी, उसके पूरा होने का अब वक्त आ चुका था। उसकी बरसों की मेहनत अपना रंग दिखाने वाली थी। जयराज जब घर पहुंचा तो घर का माहौल कुछ हटकर था। उसने परेशानी से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया और फौरन नंदिनी बुआ के कमरे में पहुंचा, जहां पर सभी लोग परेशानी से अपना सिर थाम कर बैठे हुए थे, जबकि बुआ निढाल से सामने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जयराज जल्दी से बिस्तर की ओर बढ़ा था और नंदिनी बुआ के दोनों हाथ थाम लिए। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? नंदिनी जी का चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। उन्होंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया, मगर उनकी हालत देखकर ही जयराज समझ गया था कि आज फिर से तारीख ने खुद को दोहराया है। नंदिनी बुआ की आंख का एक आंसू भी जयराज के दिल पर गिरता था, जिन्होंने उसे ममता का सुकून दिया था। उनकी गोद में ही खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था। कभी अपने किसी सगे रिश्ते को उसने महसूस ही नहीं किया था, लेकिन नंदिनी बुआ उसके लिए कुछ भी नहीं थी। सगे खून का रिश्ता नहीं था उनसे, लेकिन फिर भी ममता की छाँव उसे नंदिनी बुआ से ही मिली थी। शायद जयराज के माता पिता ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए थे कि जिसका सिला उन्हें इस तरह मिला कि उनका जयराज अनाथ होने के बावजूद भी अनाथ नहीं रहा था। उसे बहुत अच्छी फैमिली का प्यार और सपोर्ट मिला था, जिसके बलबूते पर ही वो आज शहर का जाना माना वकील था और वो अपने चाहने वालों की आंखों में आंसू और उन्हें तकलीफ में कैसे देख सकता था। नंदिनी बुआ का दुख उसे अपना दुख महसूस होता था। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि नंदिनी बुआ की हर तकलीफ को दूर कर देगा। उसने नंदिनी जी के पास बैठकर उनके माथे पर अपने लब रखे और कहने लगा, बुआ जी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपकी हर तकलीफ़ ख़त्म कर दूंगा, तो अपने जयराज पर भरोसा रखें। बस उसे थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन प्लीज़ ख़ुद को इस तरह से मत थकाएं और तकलीफ़ मत दिया करें। हम सब भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं
और आपको तकलीफ़ में देखकर हम सब तकलीफ़ महसूस करते हैं। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा? क्या आपको लगता है कि मेरा वादा बस पुराना हो गया है, तो मैं इस बारे में भूल गया हूँ? बुआ की आंखों से आंसू बहने लगे तो उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। जयराज ने दादाजी की ओर देखा तो उन्होंने भी दुख भरी नज़रों से सिर को झुका लिया था और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगे। अपने प्यारों को इस तरह तकलीफ में देखकर जयराज के जबड़े भींच गए थे और उसे महसूस हो रहा था, मगर वो जानता था कि अब तकलीफ का वक्त बहुत कम रह गया है। वो जल्दी ही इन सबकी तकलीफ़ों को दूर कर देगा, मगर फ़िलहाल के लिए उनकी किस्मत में इंतज़ार लिख गया था जो उन्हें सब्र और शुक्र के साथ करना था। क्या आपने कुछ खाया भी है या नहीं? अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं आऊँ और आपको कुछ खिलाऊँ। जयराज ने बात का रुख बदल दिया था। दादाजी ने नाम में सिर हिलाते हुए जयराज को बताया कि नंदिनी ने रात से कुछ भी नहीं खाया है। दादाजी की बात सुनकर जयराज बुआ से नाराज़ होने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। आप भी क्या याद रखेंगी कि एक बेहद स्मार्ट और हैंडसम लड़के ने आपको अपने हाथों से खाना खिलाया था। जयराज की बात सुनकर नंदिनी जी धीरे से मुस्कुरा दी थी। वो था ही ऐसा। नंदिनी जितना भी उदास होती या डिप्रेशन का शिकार होती, वो अपनी बातों से उनकी तबीयत को हल्का कर दिया करता था। एक जयराज ही था जिसकी वजह से नंदिनी जी अब तक जिंदा थीं। कुछ ही देर बाद खाना आया तो जयराज नंदिनी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। नंदिनी भी अपने हाथों से निवाले बना बना कर जयराज के मुंह में डाल रही थी। दादाजी ने ये दृश्य देखा तो आंखें नम हो गईं और धीरे से मुस्कुरा दिए। अगर जयराज उनकी ज़िंदगी में ना आया होता तो शायद वो अपनी बेटी से कब के हाथ धो बैठे। जयराज नंदिनी के जीने की वजह बना था। दोनों का यूँ प्यार देखा और मन ही मन अपनी बेटी की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आने की दुआ करने लगे। नंदिनी दिल की मरीज़ थी। अगर जरा सा भी तनाव लेती तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी और फिर उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। आज उनके बरसों पहले खोई हुई बेटी का जन्मदिन था। हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन पर नंदिनी जी की तबीयत बिगड़ जाती थी। वो हर वक्त अपनी बेटी को याद करती, मगर किसी तरह दिल को संभाले रहती थी। लेकिन जब भी कोई खुशी का त्यौहार आता तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और डिप्रेशन में घिर जाती थी। उधर राशि घर पहुंच चुकी थी, मगर उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आज पहली बार वो किसी अनजान जगह पर गई थी। हालांकि वो समय पर स्कूल के सामने पहुंच गई थी और घर भी वापस आ चुकी थी। किसी ने उसे नहीं देखा था, मगर फिर भी उसके दिल में एक चोर था और इसीलिए वो डर रही थी। हवेली का दरवाज़ा पार करते हुए राशि की टांगें बाकायदा काँप रही थीं। आज उसने बहुत बड़ी हिम्मत की थी, मगर जिस चीज़ से सारी जिंदगी राशि दूर रही थी, उसे पाने की लगन इतनी ज़्यादा थी कि उसे हर खतरे को उठाना मंजूर हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही उसे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच पता चल गया था और अब उसे उस सच की हर हाल में तह तक जाना था। राशि जो डरकर और मन में ये ठान कर लौटी थी कि दोबारा कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगी, वही राशि अगले ही दिन फिर से जाने का मन बना चुकी थी और अगले ही दिन वो एक बार फिर से जयराज मिश्रा के सामने खड़ी थी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सर, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इस केस को लड़कर जीत कर दिखाएंगे और इसके साथ ही मेरा जो काम है उसे पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस केस की वजह से दांव पर लगा रही हूँ। जयराज ने सराहती निगाहों से राशि की ओर देखा था। अभी कल ही वो एक डरी सहमी और मासूम सी लड़की लग रही थी, मगर आज वो जिस हिम्मत से उसके सामने खड़ी हुई थी और बहादुरी से बात कर रही थी, जयराज को उस पर गर्व हुआ था। लेकिन अगले ही पल राशि ने जो बात कही थी, जयराज का मन हुआ अपना सर पीट ले। वो जितना अभी समझदारी से बातें कर रही थी, उतना ही अब उसके अंदाज में एक बचपना उतर आया था और जयराज को गहराई से एहसास हो चुका था कि अभी तक उसके अंदर बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था। जब राशि ने कहा था, देखिए 1 महीने के लिए आप मुझसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी मत छूना। मैंने सुना है जब पति अपनी पत्नी को छूता है तो बच्चा हो जाता है, और अगर बच्चा हो गया तो सबको पता चल जाएगा। यानी उसकी नज़र में बच्चा होना इतनी आसान बात थी। जयराज को हंसी आई थी। जयराज ने राशि के सामने यही शर्त रखी थी कि अगर वो उससे 1 महीने के लिए विवाह करने को तैयार हो जाए तो वो उसका केस बिना किसी फीस के लड़ेगा और जीत कर भी दिखाएगा। कल तो राशि की शर्त सुनते ही वहाँ से भाग गई थी, मगर आज वो उसके सामने मौजूद थी और उसकी शर्त को मानने का फैसला भी कर चुकी थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन जब एक कमरे में अकेले रहेंगे तो थोड़े बहुत जज्बात तो परेशान करेंगे ना, और फिर जज्बातों के हाथों मजबूर होकर मैं बस
थोड़ा सा तुम्हें करीब करके इस दिल को सुकून दे दूं तो ये कोई बुरी बात तो नहीं होगी ना। वो आंखों में ढेर सारी शरारत लिए उसे तंग करते हुए बोला था और राशि का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। दिल जोरों से धड़क उठा था। डर और घबराहट के मारे हाथों की हथेलियों में नमी उतर आई थी। सामने बैठा वो भरपूर पर्सनालिटी का मर्द उसे एक पल में ही डरा चुका था। उसका जी चाहा इनकार कर दे, क्योंकि उसकी आंखों में अभी से जज्बात के रंग चमकने लगे थे। शादी के बाद वो उसे कैसे संभालेगी। उसकी क्लास फेलो टीना ने उसे यही तो बताया था कि जब शादी होती है तो पति पत्नी एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं, इतना करीब कि हवा भी दोनों के बीच से पास नहीं होती है, और तब बच्चा पैदा होता है। और ये सोचते ही मासूम सी राशि का दिल सीने के अंदर फड़फड़ाने लगा था, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, लेकिन उसके बाद बच्चा हो गया तो। वो धड़कते दिल के साथ बोलती जा रही थी, उस हद तक नहीं जाऊंगा कि बच्चा हो जाए। बच्चे की प्रोसेस के लिए तो बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। बस मैं तुम्हारे साथ पहला स्टेप ही फॉलो करूंगा, उसके बाद तुमसे दूर हट जाऊंगा। वो आंखों में चाहत समेट कर उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था। उसका दिल बिना सोचे समझे उसकी ओर खींचने लगा था। हालांकि दिमाग ने समझाया, अपने कदम रोक लो, वो तुमसे बहुत छोटी है, लेकिन दिल जिद्दी था, नहीं माना। जब किसी से इश्क होता है तो वो न उम्र का लिहाज करता है और न जात पात का। जयराज के साथ भी यही हुआ था। उसे उससे पहले ही नज़र की मोहब्बत हुई थी, वो भी अपने से 12 साल छोटी लड़की से। चलो ठीक है, फिर अभी अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और मैं तुम्हारे केस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर राशि ने हामी में सिर हिलाया था। उसे उम्मीद नहीं थी जयराज इतनी जल्दी विवाह की बात कर देगा, मगर कल या परसों उसे विवाह तो करना ही था, तो फिर आज ही क्यों नहीं। राशि ने हामी सर हिलाते हुए अपने चेहरे को दुपट्टे से ढांप लिया और जयराज के साथ चल दी। कोर्ट थोड़ी ही दूर पर था, जहाँ जाकर राशि और जयराज ने विवाह कर लिया। राशि के पूरे 18 होने में 2 महीने बाकी थे। कोर्ट मैरिज करने में कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन जयराज ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। विवाह के बाद जयराज ने सवालिया निगाहों से राशि की ओर देखा था, जबकि वो भी आंखों में सवाल लिए उसकी ओर देख रही थी। दोनों का एक ही सवाल था, अब आगे क्या करना है। स्कूल की छुट्टी होने में अभी काफ़ी वक्त था, इसीलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने राशि को अपनी कार में बैठने का इशारा किया और राशि चुपचाप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई, मगर उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। न जाने ये उसे कहाँ लेकर जा रहा था, मगर राशि का दिल कहता था कि इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। राशि ने कोई और सवाल नहीं किया। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन जयराज का दिल अब अलग अंदाज में धड़कने लगा था। गाड़ी चलाते हुए उसने एक हाथ से राशि के गोद में रखा हुआ उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था और राशि एकदम से कांप उठी थी। उसे यूँ डरता देखकर जयराज जोर से हंस दिया था। इतना क्यों डरी हो, सिर्फ हाथ छूने से बच्चा नहीं हो जाएगा। उसकी शरारत को समझते हुए राशि भी खिसियानी सी हंसी हंस पड़ी थी। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, मुझे भी पता है सिर्फ हाथ पकड़ने से बच्चा नहीं होता। अपना हाथ छुड़ाकर वो जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसका दिल भी जोरों से धड़कने उठ लगा था। हालांकि उसे पता था ये रिश्ता सिर्फ 1 महीने के लिए है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे रिश्ते की गहराई में न चाहते हुए भी उतरने लगी थी। अच्छा, हाथ पकड़ने से बच्चा नहीं होता तो फिर क्या करने से होता है। जयराज की बात पर राशि का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। बताया तो था आपको, जब शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर उसके बाद जयराज ने उसे आगे बोलने के लिए उकसाया। उसके बाद बच्चा? जी नहीं, सिर्फ करीब आने से बच्चा नहीं होता। जब बेहद करीब आते हैं उसके बाद भी कुछ और करना पड़ता है। बच्चा इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। बच्चे के लिए और भी बहुत कुछ करना होता है। वो उसे तंग करने के मूड में था। अब तुमने शर्त ही ऐसी रख दी है, वरना आज की रात ही मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करके बताता कि बच्चे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो उसे शरारती नज़रों से देखते हुए बोला था। खबरदार, जो आपने अपना वादा तोड़ने की कोशिश की। पता नहीं क्यों राशि को उसके इरादे खतरनाक लगे थे। जयराज कभी अपने वादों से पीछे नहीं हटा है, डोंट वरी। उसने अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगाया था और राशि ने एक सुकून का सांस लिया था। जब गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी तो राशि ने चौंक कर सिर उठाकर जयराज की ओर देखा था। वो आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली देता हुआ गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे भी बाहर आने को कहा और उसे लेकर बंगले के अंदर दाखिल हो गया। राशि का दिल तेजी से धड़कने लगा था। शायद अब शादी के बाद की रस्म यानी वो सुहागरात भी करने वाला था और राशि इसके लिए मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
मगर अब वो खुद को जाल में फंसा चुकी थी। इन्हीं ख्यालों में राशि का दिल बैठा जा रहा था। राशि घर के अंदर दाखिल हुई तो नौकरों ने गर्दन घुमा घुमा कर उसकी ओर देखा था। घर में नौकरों की मौजूदगी को महसूस करके राशि को कुछ राहत मिली। कम से कम वो इतने बड़े घर में जयराज के साथ अकेली नहीं थी। यही एहसास उसे थोड़ा मजबूत करने के लिए काफ़ी था। जयराज ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे भी अपने पीछे आने का इशारा किया था। वो धीमे कदमों से उसके पीछे एक तरफ चलने लगी। वो उसे लेकर एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ था। राशि एक बार फिर से घबरा गई थी, क्योंकि जितने भी नौकर थे वो तो सब नीचे थे। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली था। यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। राशि कमरे में दाखिल हुई तो बुरी तरह से चौंकी। एक औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि एक बूढ़ा इंसान उसके सामने बैठा हुआ था। बुआ जी, ये देखिए, मैं किसे अपने साथ लाया हूँ। जयराज की आवाज़ पर बिस्तर पर लेटी औरत ने आंखें खोली थी और उठकर बैठ गई। क्या ये सिमरन है? जयराज, तुम सिमरन को ढूंढ लाए हो? उस औरत ने आंखों में आंसू भरते हुए जयराज की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर जयराज ने धीरे से सर नाम हिला दिया। नहीं, मैं आपकी सिमरन को तो नहीं ढूंढ सका, मगर ये लड़की आपकी होने वाली बहू है। मैं इसे शादी करने वाला हूँ, आप इसे मिल लीजिए। फिलहाल उसने कोर्ट मैरिज वाली बात छुपा ली थी। जयराज की बात सुनकर बुआ धीमे से मुस्कुरा दी और उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया, जबकि राशि तो कभी जयराज को और कभी उसकी बुआ को टकटकी लगाकर देख रही थी। ये इंसान कितनी आसानी से कह रहा था कि वो उससे शादी करने वाला है। किसी बाहर की लड़की को उठाकर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया और जवाब में उसके घर वालों ने उसे डांटने या कुछ कहने की बजाय मुस्कुरा कर देखा था, और साथ ही राशि को भी अपने पास आने का इशारा किया। अजीब बात है, और अगर मैंने कभी अपने पापा को ये बात बता दी होती कि मैंने बाहर शादी करनी है या मैंने बाहर शादी कर ली है, तो वो मुझे जान से मार देने में देर नहीं लगाएंगे। भले ही वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर मेरी ऐसी बात सुनकर तो वो मेरी जान ले लेंगे। राशि ने सोचते हुए सिहरन महसूस की, जबकि बुआ कब से इंतजार भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी कि वो उनके पास आए। जयराज ने उसका कंधा हिलाते हुए उसे बुआ की तरफ ध्यान दिलाया तो सोचों को झटकते हुए वो धीरे से बुआ के पास जाकर बैठ गई और उन्हें धीरे से नमस्ते किया। फिर आगे बढ़कर उनके गले लग गई। एक सुकून सा था जो इन दोनों के वजूद में उतर गया था। राशि कितनी ही देर तक उन्हें गले लगाकर आंखें मूंदे खड़ी रही। जयराज ने ही खखार कर दोनों को उनकी पोजीशन का एहसास दिलाया तो नंदिनी बुआ जल्दी से पीछे हटी। असल में बुआ जी की अपनी बेटियों से बहुत दूर है, इसीलिए बुआ किसी भी लड़की को देखकर भावुक हो जाती हैं। जयराज ने दोनों को उस जज्बाती माहौल से बाहर निकालने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, ये मेरे दादाजी हैं। जयराज ने बैठे हुए दादाजी की तरफ इशारा किया, जो कब से चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे। राशि उठकर दादाजी के पास गई और सिर झुकाकर उनके पैर छुए। कुछ देर बुआ के पास बैठकर बातें की। तभी जयराज ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, राशि आ जाओ, अब काफ़ी देर हो गई है, घर चलते हैं। बुआ के साथ बैठकर बातें करते हुए उसे समय का पता ही नहीं चला था। उनकी नरम नरम सी प्यार भरी बातें राशि के दिल में उतरती जा रही थीं। न जाने कैसी अजीब सी खींच थी कि राशि का दिल कर रहा था कि वो बुआ के गले से लगी रहे और कभी यहाँ से उठकर न जाए, मगर वो बुआ के सामने कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि जयराज ने उन्हें अपने कोर्ट मैरिज के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ शादी का इरादा जाहिर किया था। वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल आई, मगर फिर उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना हमेशा के लिए यहीं रह जाए। पापा उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, वो कभी घर से बाहर ही नहीं जाएगी, और अगर गई भी तो उसका जयराज से विवाह हो चुका है। बाबा कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। वो अपनी ज़िंदगी के सारे मकसद पल भर में ही भुला चुकी थी। बस यही चाहती थी कि जयराज की बुआ के पास रह जाए। इस बारे में जब राशि ने जयराज से बात की तो उसने बहुत खूबसूरती से बात को टाल दिया, और राशि जो यहाँ रहने की जिद करने वाली थी खुद ही जल्दी से उसे घर चलने को कहने लगी, जिस पर जयराज ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, चुपचाप स्कूल के बाहर छोड़ दिया, जहाँ से कुछ समय बाद ड्राइवर राशि को लेने आ गया और वो अपने घर चली गई। अपने ऑफिस में आकर राशि के बारे में सोचते हुए न जाने कितनी देर तक जयराज मुस्कुराता रहा। फिर उसकी मुस्कान एकदम से गंभीरता में बदल गई। अब उसे गंभीरता के साथ उन तमाम बातों पर ध्यान देना था जो राशि उसे बता कर गई थी, और ये देखना था कि केस में कौन कौन सी बातें छुपी हुई हैं। राशि उन्हीं बातों को लेकर परेशान थी। वो अब अपनी बुआ को और तकलीफ नहीं देना चाहता था। न चाहते हुए भी जयराज का दिमाग नंदिनी के अतीत में जाकर अटक गया।
नंदिनी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जब उन्हें एक गरीब से लड़के से प्रेम हो गया था। उस लड़के का नाम उमेश कुमार था। सादे कपड़े पहनता था, जूते भी आम से होते थे, मगर उसकी खूबसूरती आम नहीं थी। वो बहुत खूबसूरत था, जैसे किसी राज्य का राजकुमार हो। नंदिनी उसके चेहरे और उसकी मासूमियत पर अपना दिल हार बैठी। भले ही उस लड़के के हुलिये से गरीबी झलकती थी, मगर नंदिनी को वो हर हाल में कबूल था। जब नंदिनी ने उमेश से अपने प्यार का इजहार किया तो शुरू में तो उसने इस बात को टालने की कोशिश की थी, मगर नंदिनी की लगातार चाहत और लगन के आगे उसे झुकना पड़ा। नंदिनी खुद भी बहुत सुंदर, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसकी लगन और सच्चाई देखकर उमेश भी उससे प्यार करने लगा, मगर उसे अपने हालातों को लेकर हिचकिचाहट थी। वो बहुत गरीब था, जबकि नंदिनी एक अच्छे खासे संपन्न परिवार से थी। उमेश ने नंदिनी को साफ साफ बताया था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। वो दो पार्ट टाइम नौकरियां करके अपनी पढ़ाई और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। वो पढ़ाई में होशियार था और ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहा था। जब पढ़ाई पूरी होगी तो एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी और उसका जीवन स्तर एकदम से सुधर जाएगा। मगर वो नंदिनी को आज की तारीख में एक शानदार जीवन नहीं दे सकता था। उसने ये सब कुछ नंदिनी के सामने स्पष्ट रूप से रख दिया था, जिस पर नंदिनी को कोई भी आपत्ति नहीं थी। उसने कहा था कि वो हर हाल में उमेश कुमार के साथ जीवन बिता सकती है। और जब नंदिनी ने अपने पिता को उमेश कुमार के बारे में अपनी पसंद का बताया तो सागर जी एकदम से भड़क उठे थे। उन्होंने नंदिनी का रिश्ता किसी ऊंचे और प्रतिष्ठित परिवार में करने का मन बना रखा था। उनके कई दोस्त अपने बेटों के लिए नंदिनी का रिश्ता मांग रहे थे और फिर उन्होंने अपने एक दोस्त के घर रिश्ता तय करने का लगभग सोच भी लिया था। नंदिनी ने अपने पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी भी तरह नहीं माने। तो फिर नंदिनी ने उमेश कुमार के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और उनके घर चली गई। यूनिवर्सिटी से भी सागर जी उमेश कुमार के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं निकाल सके। उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वो अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहने लगे, मगर इसका जिक्र किसी से नहीं कर सकते थे। इसीलिए अपने जानने वालों और रिश्तेदारों में ये बात फैला दी कि उनकी बेटी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई है और खुद गुप्त रूप से अपनी बेटी की तलाश में जुट गए। 3 साल बाद उनकी ये तलाश पूरी हुई थी, मगर नंदिनी जिस हाल में उन्हें मिली थी उसे देखकर उनकी आत्मा तक कांप उठी थी। वो नंदिनी को बचाकर अपने घर ले आए और फिर उसके बाद कभी भी उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया। सागर जी ने नंदिनी से कई बार बहुत आग्रह किया कि वो कोई दूसरा विवाह कर ले, मगर वो किसी भी सूरत में राजी नहीं हुई थी। उसके होठों पर बस अपनी बेटी सिमरन का नाम रहता था। उमेश कुमार को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, मगर वे कहीं नहीं मिले। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और नंदिनी की जिंदगी के इस किस्से पर धूल जमती चली गई, मगर वो हमेशा के लिए उमेश कुमार के साथ बिताए गए उन 3 सालों में बंद होकर रह गई थी। असल में उमेश कुमार किसी गरीब परिवार से नहीं था, बल्कि एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य घराने से था। उनका परिवार शहर के चंद गिने चुने सम्मानित घरानों में से एक था, मगर उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का जुनून था। वो खानदानी दौलत के सहारे अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि अपने दम पर दुनिया में अपना मकाम हासिल करना चाहते थे। इसी बात पर उनका अपने पिता से काफ़ी मतभेद हुआ था। जब ये टकराव हद से बढ़ने लगा तो वो बिना बताए घर छोड़कर दूसरे शहर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चले गए। साथ ही साथ पार्ट टाइम नौकरियां करके अपना खर्च चलाने लगे। इसी दौरान उन्हें नंदिनी से प्रेम हो गया। अपनी उसी गुमनाम सी जिंदगी में उन्होंने नंदिनी को भी शामिल कर लिया था। शादी के 1.5 साल बाद उनकी ज़िंदगी में सिमरन आई तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नंदिनी ने भी अपने माता पिता और घर को हमेशा के लिए उमेश कुमार के लिए छोड़ दिया था, जबकि उमेश ने अपना नाम कमाने के लिए घर बार, अपने माता पिता सब कुछ छोड़ दिया था। मगर दोनों में ये फ़र्क था कि नंदिनी के बारे में उमेश कुमार सब कुछ जानते थे, जबकि उमेश ने अपनी सच्चाई कभी भी नंदिनी को नहीं बताई थी। उमेश कुमार के पिता उन्हें ढूंढते रहे और फिर एक दिन उन्हें उमेश की खबर लग ही गई। वे उसके घर पहुंचे। उन्हें सारी जानकारी मिल चुकी थी कि उसने एक लड़की से विवाह कर लिया है और उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने गुस्से में आकर घर को आग लगवा दी और अपनी पोती सिमरन को वहां से बचा लिया। उमेश कुमार जब अपने घर लौटे तो सब राख में बदल चुका था। उन्हें यह बताया गया कि उनकी पत्नी आग में जलकर मर गई है, जबकि उनकी बेटी पड़ोसियों के पास थी, इसलिए उनकी बेटी बच चुकी है। ये कहानी भी उमेश के पिता ने ही गढ़ी थी और जिन पड़ोसियों को सिमरन को सौंपा गया था उन्हें इसके बदले अच्छा खासा पैसा भी दिया गया था। उमेश कुमार के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इन सब बातों की तह तक जा पाते। तकलीफ भरे दिन गुजरने लगे थे। जब एक दिन उनके पिता खुद उनसे मिलने आए,
उन्होंने उमेश के सामने ये जाहिर किया कि वे पहली बार उसके पते पर पहुंचे हैं। इस तरह टूटे हुए उमेश कुमार को उनके पिता अपने साथ हवेली ले आए। सिमरन भी उनके साथ थी। अब वो भी हवेली में रहने लगी थी। नंदिनी की मौत के बदले उमेश कुमार उनके पिता को वापस मिल गए थे। उन्हें अपने बेटे की तकलीफ बहुत भारी लगी थी, मगर भी ये सोचकर सब्र कर गए कि अगर नंदिनी जिंदा रहती और उमेश कुमार की ज़िंदगी में बनी रहती तो उमेश कभी भी वापस हवेली ना आते। नंदिनी उस घर में जलकर नहीं मरी थी, बल्कि उसी दिन उनके पिता सागर जी भी अपनी बेटी की याद में तड़पते हुए उस जगह पर पहुंच गए थे। जब जलते हुए घर में घुसने की कोशिश हो रही थी, तभी उन्होंने नंदिनी को उठा लिया था और बहुत समझाने बुझाने के बाद अपने साथ ले गए। जब नंदिनी कुछ दिन बाद फिर से उस जगह पर वापस गई तो उन्हें यही बताया गया कि उनकी बेटी और पति जिंदा हैं। नंदिनी ने उमेश कुमार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें उमेश कहीं नहीं मिले। उनके पास न उमेश की असली पहचान थी और न ही उनके परिवार का कोई पता जिससे वो उन्हें खोज पाती। इसलिए वो रो धोकर चुप हो गईं और इसी उम्मीद में दिन काटने लगीं कि शायद किसी दिन उमेश वापस लौट आए और उन्हें उनकी बेटी लौटा दें और ख़ुद भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस हादसे को अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि सागर जी जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहे थे। उनका ड्राइवर धनराज गाड़ी चला रहा था। उस वक्त उनकी पत्नी और उनका बच्चा जयराज भी धनराज के साथ था, क्योंकि धनराज अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ना चाहते थे, जो कि रास्ते में ही पड़ता था। लेकिन उससे पहले ही गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। भगवान की करनी कुछ ऐसी हुई थी कि एक्सीडेंट में सागर जी और नन्हा जयराज बच गए थे। धनराज और उनकी पत्नी मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। सागर जी ने नन्हे जयराज को अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बेटी नंदिनी की गोद में डाल दिया। अब उनके ड्राइवर का इकलौता बेटा जयराज नंदिनी की सारी ममता और प्यार का केंद्र बन गया। नंदिनी उसे ही अपनी ममता की प्यास की भावना भरने लगी। उन्हें अपनी बेटी सिमरन की बहुत याद आती थी, मगर वो उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाई थी। फिर ये जिम्मेदारी उन्होंने जयराज को सौंप दी, जो अब जवान हो रहा था। नंदिनी जी हमेशा धनराज को भाई के जैसा मानती थी और उसकी औलाद को अपनी सगी औलाद की तरह पाला था। जयराज ने भी वादा किया था कि वो अपनी बुआ को उनकी बेटी से जरूर मिल पाएगा। वो अभी अपनी तलाश में ही था कि एक दिन राशि उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जयराज शायद राशि को कभी न पहचान पाता अगर उसके पास नंदिनी जी की वही अंगूठी न देखता और उसके नए नक्श भी नंदिनी जी से न मिलते। उसे फौरन सारा मामला समझ आ गया था, मगर वो नहीं जानता था कि अपनी इस खोज के दौरान कोई रुकावट आए। राशि के ददियाल वालों को पता लगता तो वो कभी भी उसे उसकी माँ से मिलने नहीं देते, और इसीलिए जयराज ने एक पक्का काम किया था कि उसे अपने नाम कर लिया था। उसे नंदिनी जी के पास आने से कोई अब रोक नहीं सकता था। जयराज को अपनी तलाश के दौरान ये बात भी पता लग चुकी थी कि नंदिनी जी के घर में आग लगाई गई थी। वो न सिर्फ नंदिनी की बेटी को पाना चाहता था, बल्कि उस शख्स को भी ढूंढना चाहता था जिसने उनका घर जलवाया था। राशि को उसके घर की पुरानी नौकरानी ने ये बात बता दी थी कि उसकी माँ को उसके दादा ने जान से मारा था, और शायद इस साजिश में उसके पापा भी शामिल थे। जब उमेश कुमार के घर में आग लगी थी तब ये नौकरानी उमेश के पिता के साथ वहीं थी और सिमरन को आग से निकालकर अपने साथ यही लाई थी, जो अब राशि बन चुकी थी। उसे अपने गुनाह पर अब बेहद पछतावा था। उसने राशि को वो अंगूठी भी दे दी जो उसकी माँ की थी और नंदिनी के घर से उठाई गई थी। वो अंगूठी दरअसल सागर जी के परिवार की पारिवारिक निशानी थी। जयराज ने सागर जी की फैमिली का पुराना एल्बम देखा था, जिसमें सागर जी की पत्नी भी वैसे ही अंगूठी पहने हुए थी। इसके अलावा एक तस्वीर नंदिनी जी की भी थी, जो शायद यूनिवर्सिटी टाइम की थी। उस वक्त नंदिनी जी की उंगली में भी वही अंगूठी थी। अपराध बोध में जल रही नौकरानी को अब चैन नहीं था, इसलिए उसने राशि को न सिर्फ सच्चाई बता दी, बल्कि उसकी माँ की अंगूठी भी लौटा दी थी। अपनी माँ की दर्दनाक मौत की कहानी सुनकर राशि तड़प उठी थी, और इसीलिए वो जयराज के पास आई थी ताकि उसकी माँ के केस की जांच हो सके और उसकी माँ के हत्यारों को सजा मिले। राशि अपनी मरी हुई माँ के लिए इंसाफ चाहती थी, और इसी वजह से उसने जयराज से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। उमेश कुमार को राशि से बहुत प्यार था, लेकिन राशि उन्हें उतना ही डरती थी, क्योंकि वापस आने के बाद वो बेहद कठोर हो चुके थे और जैसे उनके पिता उन्हें बनाना चाहते थे वो वैसे ही बन चुके थे। जयराज ने केस की सारी फाइलें निकलवा ली थीं और एक एक चीज़ की तह तक जाकर जांच करने लगा। जब उसने राशि का पूरा बायोडेटा निकलवाया तो उमेश कुमार की तस्वीर उसके सामने आ गई और साथ ही उनके पारिवारिक संबंधों और असली पहचान का भी पता चल गया। जयराज का खून खौल उठा था। उन्होंने अपनी चंद दिनों की ऐशो आराम के लिए नंदिनी जी की पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था। वो उमेश कुमार को सख्त से सख्त सजा देना चाहता था,
मगर सच्चाई से वो भी अनजान था। अगले दिन वो राशि के स्कूल के बाहर मौजूद था और जैसे ही ड्राइवर राशि को स्कूल के गेट पर उतार कर गया, उसने फौरन राशि को अपने पास बुलवाया और अपने साथ अपने घर ले गया। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? रास्ते में राशि ने पूछा। जहाँ तुम्हारी असली जगह है। इस वक्त जयराज के चेहरे पर एक सख्ती छाई हुई थी। आज वो सारी सच्चाई सामने लाकर रख देना चाहता था, क्योंकि केस का एक एक सिरा अब उसके हाथ में था। गाड़ी रोकते ही उसने राशि का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतारा और सीधा उसे लेकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। सामने हॉल में सोफे पर नंदिनी जी बैठी हुई थी। उसने राशि को नंदिनी जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये आपकी बेटी है और मैंने आपके पति को भी ढूंढ लिया है, मगर अब उन्हें सजा दिलवाना बाकी है। उन्होंने आपसे झूठ बोला था। वो एक अमीर और बहुत ही प्रभावशाली खानदान के बेटे थे। उन्होंने आपके अस्तित्व के साथ खेला और फिर आपको तन्हा छोड़ दिया तड़पने के लिए। मैं आपके पुराने केस को फिर से खुलवाऊंगा और उस इंसान से हर जर्रे का हिसाब लूंगा जिसने आपको इतने साल तक तकलीफ में रखा। जयराज ये सब कह रहा था तो राशि मुंह खोले उसकी ओर देख रही थी। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। उन्होंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। वो तो खुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते थे। उसने अपने पिता का बचाव करना चाहा तो जयराज ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे पापा कैसे हैं और कैसे नहीं ये तो मैं साबित कर ही दूंगा, लेकिन अब तुम आज से यहीं इसी घर में रहोगी मेरी पत्नी की हैसियत से। जिस तरह मेरी बुआ तुम्हारे लिए इतने साल तक तड़पी हैं, तुम्हारा बाप भी अब वैसे ही तड़पेगा, और अभी तो उसे अदालतों के चक्कर भी लगाने हैं। तुम देखती जाओ मैं कैसे नंदिनी बुआ का बदला लेता हूँ उससे। इतना कहकर वो गुस्से में चला गया, जबकि नंदिनी जी ने राशि को सीने से लगाकर उसे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। आज पूरे 16 साल के बाद उनकी बेटी उनके सामने खड़ी थी। आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। नंदिनी जी को ये रोते देखकर राशि की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसे रोता देखकर नंदिनी जी उसे ढांढस बंधाने लगी। राशि जिस तरह अपनी माँ के लिए सारी जिंदगी तड़पती रही थी, अब अपने पिता के लिए भी तड़प रही थी। जयराज का ध्यान अब पूरी तरह से केस पर था। उमेश कुमार पर केस बहुत मजबूत था। उनके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उमेश अपने पिता के किए की सजा भुगत रहे थे। अदालत में जब उनका सामना नंदिनी से हुआ तो हार की भावना के साथ वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। हाथ जोड़ते हुए नंदिनी जी से माफ़ी मांगने लगे। मुझे लगा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, इसीलिए मैं अपने बाप के साथ चला गया। मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। अगर मुझे पता होता तो मैं पाताल से भी तुम्हें ढूंढ निकालता। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। अगर बता देता तो शायद तुम वहाँ तक पहुँच जाती और हम इतने साल तक दूर नहीं रहते। उमेश कुमार जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रहे थे। जयराज सन्न खड़ा उन्हें देख रहा था। उनके हर शब्द में सच्चाई थी। राशि भी कोर्ट के कोने में बैठी चेहरा छुपाकर रो रही थी। इससे पहले कि नंदिनी उमेश कुमार तक पहुंचती, राशि पलक झपकते ही अपने पिता के पास पहुंची और उनके गले लगकर रोने लगी। पापा मुझे माफ़ कर दें, मैं भी आपको गुनहगार समझती थी, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे सब ये एक नौकरानी ने बताया था। उसी ने आपका नाम भी लिया था। ये सुनकर उमेश चौंक गए और राशि से पूछने लगे, नौकरानी ने क्या बताया तुम्हें? तब राशि ने अपने पिता को बताया कि कैसे उसके दादा ने उनके घर में आग लगवाई थी और वही नौकरानी भी इस साजिश में भी शामिल थी। उमेश कुमार बीते वक्त पर अब बुरी तरह पछता रहे थे, जबकि नंदिनी एक और बैठी लगातार आंसू बहा रही थी। तभी राशि ने अपने पिता का हाथ थामते हुए उन्हें उठाया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर अदालत से बाहर निकल आई। दोनों को गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को घर ले जाने को कहा, जबकि जयराज केस की बाकी औपचारिकताएं पूरी करने में लग चुका था। यहाँ तो वो केस लड़ भी नहीं पाया था। केस डिसमिस करवाकर जब वो घर पहुंचा तो अपने घर वालों के चेहरे हंसते मुस्कुराते नजर आए। राशि नंदिनी और उमेश जी को उनके घर छोड़ आई थी ताकि वे दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कर सकें, और खुद जयराज के घर आ गई थी। भले ही उसकी अभी तक विधिवत विदाई नहीं हुई थी, मगर वो अपने माता पिता को अकेले में एक दूसरे के करीब आने का अवसर देना चाहती थी। यही बात जब उसने जयराज को बताई तो जयराज ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, अंकल आंटी जी को तो एक दूसरे से दिल की बात करने का मौका दे आई हो, मगर मुझे ये मौका कब मिलेगा? राशि ने शर्माई हुई नज़रों से उसकी ओर देखा था। वो थोड़ा घबरा गई थी और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर जयराज ने उसके हाथ मजबूती से थाम रखे थे। मैं भी कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि तुम्हें अपना दिल खोलकर दिखा सकूं। मानता हूं उम्र में तुमसे काफ़ी बड़ा हूं, लेकिन वादा करता हूं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। दादाजी को लेकर मैं लंदन जा रहा हूं।
डॉक्टर ने उन्हें 1 साल का कोर्स बताया है। दादाजी का पूरा इलाज कराकर मैं वापस आऊँगा और तब तुम्हें पूरे तरीके से अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आऊँगा। और उम्मीद करता हूँ तब तक तुम अच्छे से समझ जाओगी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। सिर्फ छूने से बच्चा नहीं होता, उसके लिए बहुत कुछ। और राशि ने शर्माकर उसके होंठों पर उंगली रख दी थी। आप बहुत गंदे हैं, आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे शर्म आती है। शर्म से लाल चेहरा लिए वो खड़ी हो गई थी। अब मुझसे शर्माओगी? मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, कहते हुए जयराज ने राशि के चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बना लिया था। राशि ने भी शर्माते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख दिया था। जयराज राशि को नंदिनी जी और उमेश जी के पास छोड़कर सागर जी को लेकर लंदन चला गया था और जाते हुए राशि से वादा करके गया था कि मैं रोज़ तुम्हें वीडियो कॉल किया करूँगा। पहली बार राशि की आंखों में नमी चमकने लगी थी। जयराज के जाने से वो उदास थी। उसका मन कर रहा था जयराज के सीने से लिपटकर उसे रोक ले, उससे कहे मत जाओ मुझे छोड़कर, अब तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी मुझे उदास कर देता है। लेकिन कह न सकी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगता था कि अभी इतनी जल्दी इस रिश्ते की शुरुआत करना ठीक नहीं था। अभी तो उसे पढ़ना था, जिंदगी में आगे बढ़ना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, माँ बाप का प्यार हासिल करना था जिसके लिए वो बचपन से तरस रही थी। आंखों की नमी छुपाते हुए उसने जयराज को विदा किया था और फिर जयराज के जाने के बाद अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। 12th क्लास उसने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था और फिर उसने आगे एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ जयराज का भी इंतजार करती थी। शुरू में जयराज ने उसे रोज़ वीडियो कॉल की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके कॉल्स आना बंद हो गए थे और वो समझ ना सकी कि ऐसा क्यों। धीरे धीरे जयराज को गए अब पूरे 3 साल बीत चुके थे और राशि पूरे 21 साल की हो चुकी थी। जयराज शायद उसे भूल चुका था। नाना जी से उसकी बात होती थी। उन्होंने ही बताया था कि जयराज यहीं पर एक केस के चक्कर में बुरी तरह उलझ चुका है। इसे फाइनल करने के बाद ही वो भारत वापस आएगा। और वो अपने आंसू पीकर रह गई थी। और फिर एक दिन वो वापस आ गया। वो सीधा राशि के कमरे में आया था। राशि, जिसे सोए हुए भी कुछ ही देर हुई थी, कमरे में किसी की आहट महसूस करके एकदम उठकर बैठी थी। सामने खड़े जयराज को देखकर उसने अपनी आंखें झपकी, फिर एक गहरा सांस लेते हुए अपना सर पीछे तकिए पर गिरा दिया। क्यों मुझे तंग करते हो? जब हकीकत में नहीं आ सकते तो सपनों में आकर परेशान करने का क्या फ़ायदा है? वो सिसक उठी थी और जयराज को ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में खींच लिया हो। वो राशि के करीब बैठते हुए उसके आंसू पोंछने लगा। मैं आ गया हूँ राशि, सच में आ गया हूँ। ये कहते हुए जयराज ने उसकी आंखों के बहते आंसू अपने हाथों से साफ कर दिए थे। जयराज के हाथों की छुअन का एहसास राशि को हकीकत में खींच लाया था। वो सच में उसके सामने था और वो बेतहाशा उससे लिपट कर रो पड़ी। आप बहुत बुरे हैं, इतना समय लगा दिया वापस आने में। मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए किया राशि। मैं तुम्हारा बचपना, तुम्हारी मासूमियत तुमसे छीनना नहीं चाहता था। तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब दिल को और समझाना मेरे बस की बात नहीं थी और बस मैं चला आया अपनी जान के पास। लेकिन फ़ोन करना बंद क्यों कर दिए थे? इसलिए कि कहीं तुम्हारे मुंह में फंसकर मैं वापस ना आ जाऊं। ये कहकर उसने अपने गर्म होंठ राशि के माथे पर रख दिए थे और राशि उसके छुअन से अंदर तक जी उठी थी और उसकी बाहों में सिमट गई। मैंने आंटी जी से बात कर ली है, कल ही हमारी विदाई होगी। अब बस जुदाई के जो भी पल थे वो गुजर चुके हैं, हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाले हैं। ये कहकर वो हल्के से उसके गर्म होठों को छू गया था और राशि ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली थी। उसका जी चाह रहा था ये पल कभी ख़त्म ना हो, वो हमेशा यूं ही जयराज की बाहों में बैठी रहे। उसकी आंखों के बहते आंसू अपनी उंगलियों से जयराज ने साफ कर दिए थे और दोबारा से उसके नरम होठों पर एक शिद्दत से लिपट गया था। 3 सालों से खुद को संभाल कर रखा हुआ था, अब अपने सामने राशि को देखकर वो खुद पर काबू नहीं कर पाया था। वो बुरी तरह उसकी सांसों को पीने लगा। जब राशि ने उसके सीने पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मुक्के मारना शुरू कर दिए थे और वो गहरी गहरी सांसें लेता हुआ उससे दूर हुआ था। क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? बिलीव मी, किस करने से बच्चा नहीं होगा यार, वो हंसते हुए बोला था और राशि ने शर्माकर उसके सीने में सर छुपा लिया था। मुझे पता है बच्ची नहीं हूँ मैं। और जयराज खिलखिलाकर हंस पड़ा था। तुम बड़ी हो जाओ, इसीलिए तो तुम्हें इतना टाइम दिया था। आई होप अब तुम सब कुछ समझ चुकी हो और मुझे सुहागरात में किसी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और राशि शर्म से लाल हुई थी। बहुत ही धूमधाम से राशि और जयराज की शादी हुई थी। नंदिनी जी, उमेश जी ने अपने सारे अरमान पूरे किए थे। सागर जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोनों एक दूसरे को पाकर जैसे पूरे हो चुके थे। सदियों की प्यास जो एक दूसरे की संगत में ही बुझनी थी।
जयराज राशि का हाथ थामे अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था और दुल्हन बनी राशि अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की ओर कदम बढ़ा चुकी थी, जहां एक खूबसूरत नया सवेरा उसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं अगली कहानी में।